गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? जल्दी से बताइए एक बार, फटाफट से हाय हेलो हो जाए दैट वी आर लाइव। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्योंकि कल डबलिंग ऑफ साउंड वॉइस का बहुत बाद में आपने बताया सुयश, ठीक है? तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, जरा चेयर वगैरह हटा लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, अब आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों, किसके बारे में बात करने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस में लेक्चर 4। कौन कौन से टॉपिक अपन कवर करेंगे इसमें, चलिए देख लेते हैं जरा एक बार। वॉइस प्रॉपर है, डबलिंग तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हुए सबसे पहला याद रखिएगा, कल हम नहीं कर पाए थे ये टॉपिक, आज हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। आज हम करने वाले हैं वेपर प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर के साथ साथ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के बारे में, और नेक्स्ट में हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो ये आज का हमारा टोटल एजेंडा है, आज का हमारे टॉपिक यही होने वाले हैं। तो देखो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, वेपर प्रेशर, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, और साथ में राउल्ट्स लॉ के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, मैं एक बार खुद इधर से भी चेक कर लेता हूँ फटाफट से, तो जरा देखते हुए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। चलिए तो फटाफट से हाय हेलो हाउ आर यू बच्चों। बताइए बताइए बताइए। तो कावेरी और सारे बच्चे जल्दी से मुझे एक बार फटाफट से यस, बिल्कुल 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 सही बात बच्चे बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं जैसे अभी। तो चल जल्दी से, अरे भाई आप हाय हेलो नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा चीजें, तो चीज़ें चल नहीं पाएंगी तो दिक्कत होगी, तो बेटर है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। सबसे पहले कल हमने बात की थी हेनरीज लॉ के बारे में, तो क्विकली एक बार आपको रिकैप करा देता हूं। तो क्लियर है, वॉइस क्लियर है? कावेरी, अभिनव, उद्यन, क्या नाम है ये, उद्यंत, तो जल्दी से बताइएगा। आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हमने कल बात की थी हेनरीज लॉ के बारे में, हमने कल बात की थी किसके, हेनरीज लॉ के बारे में डिटेल में बात की थी। हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या है, देखिएगा। हेनरीज लॉ के बारे में मैंने कल बताया था कि पी गैस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, के एच इंटू एक्स गैस। क्या था, के एच इंटू एक्स गैस। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल है। यहां पे याद रखना है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, एक बार जल्दी से याद रखेंगे, इसकी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है, यहां पे याद रखिएगा कि ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई और वेरी लो प्रेशर। वेरी हाई पे या फिर और वेरी लो प्रेशर, या तो वेरी हाई हो जाए या वेरी लो प्रेशर हो जाए। वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई और वेरी लो प्रेशर पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात याद रखनी है कि ये आपको कभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर पे आप इसे नहीं लगा सकते, क्योंकि गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो ये बात याद रखना है, ये सबसे पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन आ जाती है, गैस should not react with solvent, should not react with solvent, गैस should not react with solvent, यानी सॉल्वेंट के साथ गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए। विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ गैस रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये दूसरा आपके लिए फंडा है। पहला फंडा क्या है
नॉट एप्लीकेबल। दूसरा फंडा क्या है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। ये दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए कि ये दो चीजें तो बिल्कुल 110% आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसके लिए आप नहीं लगा सकते। तीसरी बात याद रखिएगा, आपको बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इसकी, उनमें से कुछ लिमिटेशंस ये है, ये दो तो मेन लिमिटेशन है जो एनसीईआरटी के अंदर से हमने उठाया है। तो क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार आपकी चैट भी देख लेते हैं जल्दी से जी। तो बिल्कुल क्लियर है चीजें, कहीं कोई डाउट इसमें? अभी तक हमने क्विक रिकैप आपको हेनरीज लॉ का करा दिया। आज हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे वेपर प्रेशर की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों। हम लोग बात करेंगे किसकी? वेपर प्रेशर की। किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर। तो यहीं से, ये इतना आसान भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, वेपर प्रेशर के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है? पूरा का पूरा चैप्टर आपको याद रखना है, ये सारा का सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर है वेपर प्रेशर के ऊपर ही बेस्ड है। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस की चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। तो ये बहुत इजी पीजी बात है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है? वेपर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है दो सॉल्यूशंस के बीच में। तो ये अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी पूरे के पूरे टाइम पे इस टर्म से आपका पाला पड़ता रहेगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने वेपर प्रेशर, देख लीजिए क्या होता है वेपर प्रेशर। देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप समझो कि वेपर प्रेशर होता क्या चीज है, क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत बार पढ़ी है आपने। यहां पर देखो, ये मैंने इस डब्बे के अंदर एक लिक्विड को फिल कर दिया। इस डब्बे के अंदर मैंने एक लिक्विड को क्या किया? फिल कर दिया। इस डब्बे के अंदर मैंने एक लिक्विड को फिल किया। यहां पे एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, कोई भी ए मान लेते हैं, सॉल्वेंट है, फिल कर दिया। तो क्या ये एकदम से वेपर में चला जाएगा? नहीं। यहां पे क्या होगा? यहां पे इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, इनसे नीचे वाले पार्टिकल आके कोलाइड करेंगे। नीचे वाले पार्टिकल इनके साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? जब नीचे वाले पार्टिकल इनके साथ कोलाइड करेंगे तो होगा क्या? नीचे वाले पार्टिकल जब इनके साथ कोलाइड करेंगे तो होगा ये कि ये सरफेस से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सरफेस से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पे ये सबसे पहले, यहां पर देखिएगा टेम्परेचर क्या है? यहां पर टी टेम्परेचर पे हमने इसे एनक्लोज कर दिया है। तो यहां से ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ये एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड के सरफेस से पार्टिकल का ऊपर की तरफ मूव करना, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज इवेपोरेशन। ये क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं इवेपोरेशन, यानी एस्केपिंग ऑफ particles of liquid from surface of liquid at constant temperature is evaporation। सिंपल सा फंडा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप जानते हैं लेक से, पॉन्ड से आपको देखते हैं इवेपोरेशन होता रहता है लगातार। आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद, अभी तक तो यहाँ पे शुरुआत में क्या है? अभी कोई प्रेशर नहीं है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। तो अभी प्रेशर क्या होगा? वेरी लो। यहाँ पे प्रेशर मैंने मान लिया कितना मेरे पास? P1 है। थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर के बाद, आफ्टर t इज इक्वल टू x मिनट्स, कोई भी मिनट ले लिए, x y z कुछ भी मान लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हमने मान लिया t इज इक्वल टू x मिनट, हमने यहां पर टाइम ले लिया है, कोई भी 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। यहां पे क्या होगा? ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ उड़ा, दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये हमारे पास इवेपोरेशन हो रहा है। धीरे धीरे यहां पे पार्टिकल बहुत सारे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो ये एयर क्या हो जाएगी? ऊपर की सैचुरेटेड हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये पार्टिकल अब नीचे की तरफ मूव करेंगे, और नीचे की तरफ मूव करने के बाद ये क्या करेंगे बच्चों? ये नीचे की तरफ मूव करने के बाद, आप लोग सुन पा रहे हैं ना यार? एक बार फिर वही बात है, आप लोग चैट में मुझे बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं? तो चैट में यार कम से कम एक्टिव रहिए। जल्दी से एक बार चैट में यस सर,
नो सर लिख दीजिए फटाफट से। तो यस सर ही लिखना है, नो सर अलाउड नहीं है। तो इवेपोरेशन के बाद यहां से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहां पे प्रेशर कितना हो गया हमारे पास, P2 हो गया, P1 से P2 हो गया। तो पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, देख रहे हो आप, पार्टिकल बढ़ गए हैं, तो P1 से ज्यादा क्या होगा, P2 होगा। हमें पता है कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ये बात तो क्लियर है। यहां पे कुछ पार्टिकल नीचे आना शुरू हो गए, कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया, नीचे आना शुरू हो गए। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ये हमारे पास कंडेंसेशन शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये होगा, अभी आप देख रहे हो ज्यादा पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और कम पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद होगा ये कि यहां पर थोड़ी देर के बाद एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप कैसे हो गया, इक्विलिब्रियम सेटअप कुछ ऐसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के इवेपोरेशन का रेट ये था, कंडेंसेशन का रेट एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाएगा। अब पहली बार यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। पहली बार यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज P मैक्सिमम, ये क्या है, P मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आप देखो, आपको कितनी क्लैरिटी के साथ बात समझ में आई होगी कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। तो वेपर प्रेशर के बारे में अगर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है तो मुझे बताइए कि वेपर प्रेशर सर हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुका है। तो यहां से देखो हमें पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं। तो यहां से देखो बढ़ते 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 जब प्रेशर बढ़ के कांस्टेंट हो जाए तो यहां पे क्या होगा हमारे पास, शुरुआत में यहां पे हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने मान लिया मेरे पास कितना था, रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरे पास मैंने मान लिया y था। यहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना है बच्चे, रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 है, अभी कंडेंसेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। यहां पे देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरे पास कितना हो गया, ये y ही रहेगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन मेरे पास कुछ आ गया, सपोज यहां पे कुछ भी मान लीजिए a, मान लीजिए a आ गया। थोड़ी देर के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है मेरे पास, y ही है। रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या हो जाएगा मेरे पास, y हो जाएगा। y पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, y ऊपर जा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत आसान है, देखो फील कीजिएगा चीजों को, बिल्कुल खोल के पढ़ा रहा हूं ताकि तुक्का ना मारना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़ जाए आपको। तो यहां पे याद रखिएगा, इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। यानी यहां पर इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के बराबर हो चुका है। मतलब इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास लिक्विड था ये वेपर के साथ किस में चला गया है, लिक्विड वेपर के साथ किस में चला गया है, इक्विलिब्रियम में चला गया है। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। तो याद रखिएगा, व्हेन देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स, the pressure exerted by the vapors of liquid is called its vapor pressure। इजी पीजी बात है बिल्कुल। और एट अ सर्टेन टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर क्या है T, यहां भी टेम्परेचर क्या है T। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो यहां पे जो भी डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी लगे आप चूज कर सकते हैं, दैट शुड बी योर चॉइस। तो यहां पर देख लो जरा एक बार, ये रहा आपके सामने इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो इवेपोरेशन को भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, कंडेंसेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन सारी चीजें आप लोग तभी जब आप लोगों को चीजें समझ में आना शुरू हो जाएं तभी आप मुझसे बात कीजिएगा कि भाई ये हमें क्लियर है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है इमीडिएटली बोलो सर डाउट है, उसको क्लियर, क्योंकि डीपीपी जो डीएसए आपको मिलेंगे, डेली सेल्फ एनालिसिस मिलेंगे, उसमें ये टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएंगे, दी मैक्सिमम प्रेशर, दी मैक्सिमम प्रेशर, maximum pressure exerted by, maximum pressure exerted by vapors of liquid, exerted by vapor of liquid in equilibrium with liquid, the maximum pressure exerted by vapors of liquid in equilibrium with liquid, in equilibrium with liquid, in equilibrium by vapors of a liquid in equilibrium with liquid, in equilibrium with liquid, in equilibrium with liquid at constant, याद रखिएगा at constant
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट होना जरूरी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड क्या कहा जाता है उसे, वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, उसे वेपर प्रेशर कहते हैं, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इसे वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे आप टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आप अभी ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है, यानी ये इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल, आप यहां पर देखोगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि ये इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है। यहां से देखिएगा, अगर मैंने बोला मेरे पास वाटर है भाई, ये लिक्विड है, इसका इक्विलिब्रियम आ गया किसके साथ, वाटर गैस के साथ में, वाटर वेपर के साथ में इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू आ जाएगा PH2O। दिस इज वेपर प्रेशर, यही वेपर प्रेशर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, याद रखिएगा, इट इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमिनन, याद रखिएगा ये इक्विलिब्रियम फिनोमिना है, इक्विलिब्रियम फिनोमिनन, ये बात याद रखना है, इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है, इट इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमिनन। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पे वॉल्यूम बढ़ा दो तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कम कर दीजिए वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, आप यहां पर प्रेशर बढ़ा दो तो भी वेपर प्रेशर चेंज नहीं होना, क्योंकि इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है। अगर आप यहां पर पानी के अंदर कुछ डाल दो तो भी वेपर प्रेशर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अब नया सेटअप होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि इक्विलिब्रियम फिनोमिना, जो इक्विलिब्रियम को चेंज करेगा वो वेपर प्रेशर को चेंज कर देगा। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो चीज चेंज करेगी, अगर टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया, Kp चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यानी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बदलेगा। अगर आपने यहां पर क्या किया, यहां पर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया जो सरफेस को क्या कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो यहां से देखो, इक्विलिब्रियम प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे याद रखेगा, सबसे पहले याद रखना है, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर क्या नहीं करता बच्चों, डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, अपॉन सरफेस एरिया। मतलब समझ लीजिएगा, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर रेट ऑफ किस पे, कंडेंसेशन डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। अगर सरफेस एरिया कम है, कैपिलरी के अंदर आप ले रहे हो, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अलग अलग, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन उसके बराबर ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगर सरफेस एरिया ज्यादा लिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, तो यानी इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड फास्टर, यानी सरफेस एरिया विल हेल्प इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। लेकिन कभी भी सरफेस एरिया से वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, वेपर प्रेशर हाइट, यानी आप चाहे छोटा ले लें या बड़ा कोई भी चीज लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेपर प्रेशर इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। हेलो हेलो, वेपर प्रेशर इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। वेपर प्रेशर और किस बात पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस, वेपर प्रेशर इंटर पार्टिकल फोर्सेस के, एक सेकेंड रुकिएगा, हेलो हेलो, यस तो चलिए अब इधर देखिएगा, तो यहां पर बच्चों नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएं, स्टूडियो वालों की ही कॉल है तो थोड़ा सा इसलिए पिक करनी पड़ रही है। इधर देखिएगा, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए, वेपर प्रेशर इंटर पार्टिकल फोर्सेस के क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर याद रखना है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा, ये बात याद रखिएगा, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर देखिएगा,
एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो एथेनॉल का वेपर प्रेशर क्या है, एथेनॉल का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे ज्यादा होगा, किससे, वाटर से, वाटर का ज्यादा, याद रखना है। दूसरा अगर मैं यहां पर लेके चलूं, एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, एथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल से, इथाइलिन ग्लाइकोल का ज्यादा हो जाएगा ग्लिसरॉल से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है। इसका ज्यादा हो जाएगा किससे, ग्लिसरॉल से। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई, देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ग्लूकोज का तो 0 ही हो जाता है, बिल्कुल टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पी ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या होगा, 16 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो गई, तो ये तो सॉलिड ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, इसका वेपर प्रेशर तो आप क्या बोल दोगे, टेंडिंग टू 0, यानी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। तो याद रखना है, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल बोलो जरा एक बार, सुयश जल्दी से, सुयश, अभी है ना, अभिनव क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप बिल्कुल बिंदास बात कीजिएगा, क्लास के बाद भी हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, वेपर प्रेशर का। अब यहां पर देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है, इक्विलिब्रियम फिनोमिनन है। तो यहां पर देखो जरा एक बार, आपको एकदम से समझ में आएगा कि यार ये तो बड़े आसान सी चीजें थी। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कराएंगे सर, वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कराओगे, इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, इतना तो मालूम है। अगर इक्विलिब्रियम फिनोमेना है आपको ये पता है, तो हमें पता है डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, आराम से आप समझ जाओगे। इधर देखो जरा एक बार, हमें पता है डेल जी नॉट, डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस ये क्या आ जाता है, माइनस आर टी एलन के इक्विलिब्रियम केपी, ये होता है हमारे पास। केपी इज इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जी अपॉन आर टी, जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा, देखो जरा एक बार, यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस आर टी एलन केपी, ये तो पता है ना 11th का है, सीधे सीधे एनसीईआरटी का फॉर्मूला है ये, हमें मालूम है कि डेल जी इज इक्वल टू, चलिए इतना लिखाने की जरूरत नहीं है, हमें डेरिवेशन करना क्यों है, तो डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, सीधे सीधे बात करेंगे कि वेरिएशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेंगे, वेरिएशन विद टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करेगा। तो क्लाउसियस क्लेपिरोन इक्वेशन आ जाएगी, यहां पे देखिएगा, इसे कहते हैं क्लेपिरोन इक्वेशन, क्या बोलते हैं, CLAUSSIUS, क्लाउसियस क्लेपिरोन, CLAYPERON, क्लेपिरोन इक्वेशन, क्लाउसियस क्लेपिरोन इक्वेशन नाम है इसका। ये क्या होती है, ये आ जाती है हमारे पास log ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू आ जाता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू आ जाता है T2 मतलब फाइनल टेम्परेचर, T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर इंटू T1 T2। तो ये नोट कीजिएगा, ये T1 है, तो ये आपने याद रखना है। हमारे पास क्या है बच्चों, ये तो आप लोगों को याद रखना है कि log ऑफ P2 बाय P1 इज इक्वल टू एंथैल्पी वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू T1 T2 माइनस T1। ध्यान से देखिएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो यहां पर आप लोगों के लिए ये छोटी छोटी चीजें, अब देखो जरा, हमें पता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी एंडोथर्मिक है, ये बात तो पता है ना भाई। कोई अपने आप थोड़ा इवेपोरेट हो जाएगा, उसको आप एनर्जी दोगे तभी तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, तो ये तो हमें पता है। अब हमारे पास हमें साफ साफ दिख रहा है, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 देन
हमें क्या पता चल रहा है, देन P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इंप्लाइज देयरफॉर क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सपोनेंशियल है। आप इधर देखोगे आपको समझ में आएगा ये चीज। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा एक्सपोनेंशियल का, अगर मुझे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाना हो तो कैसा आ जाएगा, यहां पर देखो मैंने इसे लिखा ln, ये लिखा P2 बाय P1, सही है चीजें। ln P2 बाय P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात बिल्कुल। अब यहीं से मैंने log को ln लिखा है, तो ln हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 इंटू ई रेज टू द पावर डेल H अपॉन R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, समझ गए ना। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू k इंटू ई रेज टू द पावर x, ये वाला फंडा आ गया। इसका मतलब ग्राफ अगर मैं इसका प्लॉट करूंगा, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास ग्राफ क्या आ जाएगा इसका, बच्चे जल्दी से बताइए, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। मतलब यहां पे आप वेपर प्रेशर लेके चल रहे हो, यहां पे आप टेम्परेचर लेके चल रहे हो, तो ग्राफ कैसे आएगा, ई रेज टू दी पावर एक्स वाला आएगा, मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा, ये बात कई बार पूछ ली जाती है और ये एग्जाम में भर भर के आते हैं क्वेश्चन। तो ये लीनियर वेरिएशन नहीं है, ये चीज आपको एनसीईआरटी में ग्राफ बना के तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया वेयर हैज इट कम फ्रॉम, ये आया कहां से। तो आपको पता होना चाहिए इसका रूट कॉज क्या है, वेयर हैज इट कम फ्रॉम, ये चीज आई कहां से है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये चीज आई कहां से, एक्सपोनेंशियल क्यों वेरी कर रहा है, ये ग्राफ हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लिया हमने, पैराबोलिक क्यों नहीं ले लिया हमने इसे, हमने यहां पर y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स क्यों नहीं लिया, वो ग्राफ क्यों नहीं लिया ऐसा, जैसा कि आप इस टाइप का ग्राफ क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं आया, ये ऐसे ही क्यों आ रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये सही क्यों है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का कर्व है। इजी बात है बिल्कुल। तो ये नोट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो वेपर प्रेशर के बारे में आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आ चुकी हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो सबसे पहले आपको वेपर प्रेशर कैसे कैसे वेरी करता है, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है ये पता चल गया। नेक्स्ट में हमें ये पता चल गया वेपर प्रेशर निकालते कैसे हैं, हमें ये पता चल गया कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होगा। एक चीज आपने यहां पे नोटिस की सरप्राइजिंग, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डजंट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम, राइट। आप देखो यहां से यहां तक जाने में, इक्विलिब्रियम तक जाने में रेट ऑफ इवेपोरेशन डिड नॉट चेंज, ओनली रेट ऑफ कंडेंसेशन चेंज्ड। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन शुरुआत में जितना था लास्ट में भी उतना ही है, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरुआत में क्या था, 0, एंड स्लोली स्लोली एट द इक्विलिब्रियम इट बिकेम इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ इवेपोरेशन, एंड दैट इज हाउ इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड। इजी। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, तो देखते जाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेपर प्रेशर, अब हमारे पास सबसे बड़ी टर्म जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो होती है वोलेटाइल। बार बार मैं बोलूंगा ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। हाउ वुड यू फिगर इट आउट कि कौन सी चीज वोलेटाइल है, कौन सी चीज नॉन वोलेटाइल है, कैसे पता चलेगा आपको। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में अगर बात करें तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, फिर राउल्ट्स लॉ की तरफ मूव कर जाएंगे अपन। तो बात करेंगे वोलेटाइल के, वोलेटाइल क्या होते हैं, volatile and non-volatile and non-volatile, volatile and non-volatile substances, non-volatile substances, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि volatile क्या चीज होती है और non-volatile substances क्या होते हैं। याद रखना है, अगर हमारे पास volatile की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, volatile, तो volatile में आपको यह पता होना चाहिए जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, वोलेटाइल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल CHCl3, इसके अलावा मेथेनॉल ले लीजिए, इसके अलावा आप एथेनॉल ले लें, ये सबका वेपर प्रेशर क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर है, इनका वेपर प्रेशर हमारे पास अवेलेबल है, यानी ये सारे के सारे वोलेटाइल है, इनका वेपर प्रेशर 0 नहीं होता है। इजी है बात बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ चेंज करना है हमें।
चलिए मोबाइल, सॉरी, इसकी माइक की बैटरी थोड़ा चेंज करनी पड़ी बीच में। तो यहाँ पर देखिएगा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सब लोगों को क्लियर है चीज़ें? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं जल्दी से कि सर डाउट है, एक बार चैट में यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो आप लोग। तो चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो अब अगर मैं नॉन वोलेटाइल की बात करूं तो क्या नॉन वोलेटाइल का जीरो होता है? ये बात, यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वोलेटाइल का मतलब है उसका वेपर प्रेशर टेंडिंग टू जीरो होगा, जीरो नहीं, याद रखना है, जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक है, आप निकलेंगे क्या? वो तो मैं कर लूंगा। इसमें एनोटेशंस कैसे सेव होती हैं? इसको सेव करोगे ना, हाँ, इसे पूरा ब्रेक करोगे ना, मतलब पैनल हटाओगे तो वहां पे इधर लेफ्ट साइड में 3 डॉट आएंगे, वहां पे सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं ये नहीं आता, लेकिन जो लिख रहा हूँ लिखा हुआ आएगा ना, सेव करोगे दोबारा तो ठीक है। दोबारा सेव एज कर ले नए नाम से। चलिए, तो कल ऐसा ही हुआ था। तो अब यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके सामने नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल में जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा नॉन वोलेटाइल में, जैसे यूरिया नॉन वोलेटाइल है, जैसे हमारे पास शुगर नॉन वोलेटाइल है, शुगर भी क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो ये शुगर भी नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल है। इसका मतलब इनके वेपर प्रेशर को आप इग्नोर कर दोगे, ना तो ये खुद इवेपोरेट होते हैं ना दूसरे को होने देते हैं। तो ये बड़ा याद रखना है, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसका वेपर प्रेशर जीरो है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, यू कैन नेग्लेक्ट इजिली। मतलब दूसरे के कंपैरिजन में अगर वाटर के अंदर आपने किसको डाल दिया, यूरिया को डाल दिया, तो यूरिया का वेपर प्रेशर को आप इग्नोर कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो। इजी बात हो गई बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट की तरफ अपन मूव करते हुए बात करेंगे, आगे बढ़ते हुए। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल समझ गए हैं आप लोग क्या होता है। मैं आज के बाद नॉन वोलेटाइल को एनवीएस लिखूंगा। क्या लिखूंगा इसे? एनवीएस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या हो जाता है? वीएस, वोलेटाइल सॉल्यूट। क्योंकि हम सॉल्वेंट तो हमेशा ही वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट तो हमेशा ही क्या होगा, वोलेटाइल ही होगा। कभी भी आप याद रखिएगा, वाटर हमेशा वोलेटाइल है, एथेनॉल हमेशा वोलेटाइल है, बेंजीन हमेशा वोलेटाइल है। इसका मतलब सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल ही होता है। ये प्रॉब्लम कहां आती है? सॉल्यूट पे आती है कि वो वोलेटाइल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हुए अब बात करेंगे, अब यहां से शुरू होता है आपका रियल लिक्विड सॉल्यूशंस। आज से आप मान के चले न्यूमेरिकल्स भर भर के आएंगे। तो अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर वोलेटाइल, फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट, कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पे देख लेते हैं जरा एक बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या आ जाएगा, जरा बताइए। वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में अपन बात करें तो ध्यान से देखिएगा। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां से वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे आएगा जी? चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, राउल्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, RAOULT, राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? पहले आपको मुझे जैसे बताने की आदत है, आपको पता है कि पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है। यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन है। देखो ये सॉल्यूशन बना दिया हमने, इसमें हमने A डाल दिया और साथ में B डाल दिया। A के कितना मोल फ्रैक्शन है? A का मोल फ्रैक्शन XA है। इसमें लिक्विड के अंदर ये क्या है हमारे पास? लिक्विड। तो याद रखिएगा राउल्ट्स लॉ सिर्फ लिक्विड पे ही लगता है, राउल्ट्स लॉ वेपर पे आप नहीं लगा सकते। तो राउल्ट्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स, नेवर फॉर वेपर। वेपर के ऊपर राउल्ट्स लॉ लगाने की गलती भी मत कर देना। वेपर पे क्या लगेगा? डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स लगेगा। तो याद रखना है, इसका मैंने मान लिया मोल फ्रैक्शन मेरे पास काई बी है, इसका मोल फ्रैक्शन काई ए है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका मोल फ्रैक्शन काई ए है, इसका काई बी है। तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होगा इनका ऊपर,
इनका जो ऊपर वेपर प्रेशर होगा, यहां पे हमने मान लिया इसका वेपर प्रेशर कितना है Pa और B का वेपर प्रेशर कितना है PB, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल है, दोनों ही उड़ेंगे, A भी जाएगा ऊपर और B भी ऊपर जाएगा। जब दोनों ही ऊपर जाएंगे तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पे याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट द पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा, यहां पर द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय partial pressure exerted by vapors of liquid, by vapor of a liquid is by vapor of a substance, याद रखिएगा by vapor, partial pressure exerted by vapor of a liquid is equal to the product of its mole fraction in liquid and mole fraction in liquid and pure vapor pressure प्योर वेपर प्रेशर मतलब जब A नहीं था तो B प्योर था और जब B नहीं था तो A प्योर था, समझ गए ना। यानी जब अलोन प्रेजेंट थे तो उसका वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं मान लूं कि यहां पे A का प्योर वेपर प्रेशर जब A अकेला था तो इसका प्योर वेपर प्रेशर मैंने मान लिया P नॉट A है। यहां पे जब B अकेला था तो इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया P नॉट B है। जब ये दोनों इकट्ठा हो गए तो इनका वेपर प्रेशर यहां पे कितना आया, PA आ गया। यहां पर हमने मान लिया इसका कितना है, PB, ये तो हम मान ही चुके हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब दैट इंप्लाइज क्या आ जाएगा, PA इज इक्वल टू आ जाएगा P नॉट A इंटू XA और हमारे पास P नॉट B इंटू XB इज इक्वल टू आ जाएगा PB। दिस इज राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ है। तो आप ध्यान से देखो, बताओ मुझे जरा एक बार ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। यानी इस लिक्विड के अंदर अगर इसका मोल फ्रैक्शन XA है और इसका प्योर वेपर प्रेशर P नॉट A है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां का प्रेशर आ जाएगा। अगर इसका मोल फ्रैक्शन XB है और यहां पर इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना है, P नॉट B, नॉट का मतलब प्योर, ठीक है ना। P नॉट B मतलब जब दूसरा जीरो था, ये जीरो नहीं, दूसरा जीरो था तो वो जीरो इसके सर पे चढ़ गई है। आगे बढ़ जाइएगा तो यहां पर इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, PA, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, PB। पार्शियल का मतलब टोटल का कुछ हिस्सा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो टोटल नहीं है तो वो प्योर हो जाएगा। अगर टोटल होता तो यहाँ पे ये टोटल क्या है, टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, P टोटल, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, जल्दी से बताइए। ये आ जाएगा PA प्लस PB, डेल्टन्स लॉ, सीधे सीधे लगाओ डेल्टन्स लॉ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा P टोटल मतलब क्या आ जाएगा, P टोटल इज कॉल्ड PS, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड PS। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, PA प्लस PB। बोलो जरा एक बार, ये बात क्लियर है कि नहीं भाई। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, A का प्रेशर, B का प्रेशर। A को B से कुछ लेना देना नहीं है, B को A से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ो जरा एक बार। हमें पता है PA इज इक्वल टू, मैंने अभी क्या बताया था, P नॉट A इंटू काय A, इक्वेशन 1, और PB इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, P नॉट B इंटू काय B, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। दोनों को हमने कंबाइन किया तो PS कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू P नॉट A काय A प्लस P नॉट B इंटू काय B। ये इक्वेशन कहां से आई है, ये आई है डेल्टन्स लॉ से। ये कहां से आई है, A प्लस B, डेल्टन्स लॉ से, 11th वाला डेल्टन्स लॉ। वो क्या कहता है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। मतलब A ने जितना एक्सर्ट किया, B ने जितना किया, C ने जितना किया, D ने जितना किया, E F G जितने भी ले लीजिए आप आगे, सबका जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा। यही होता है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से देखो। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम अब थोड़ी कारस्तानी करने वाले हैं। तो जैसे फिल्मों में हीरो होता है ना, स्टंट उसे करने ही होते हैं। गुंडा कोई ना कोई आ ही जाता है, बेवजह पिट के ही जाता है। साउथ इंडियन ही मूवीज तो आपने टॉलीवुड की देखी है, उसमें वो सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फेल कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। हमें पता है, यहाँ पे देखो ये XA क्या है, ये XA है मोल फ्रैक्शन, ये XB क्या है मोल फ्रैक्शन। तो इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वही टर्म यूज करो जो मैंने मोल फ्रैक्शन की पढ़ाई थी आपको। हमें पता है कि XA प्लस XB
इज इक्वल टू तो 1 है, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है ना कि एक्स ए ओवर एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास पी एस की दो इक्वेशन आ जाएंगी। पी एस की इक्वेशन आ जाएगी, पहली इक्वेशन आ जाएगी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस आ जाएगी पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। सही बात है ना, बिल्कुल। तो यहां पर आप पी नॉट ए एक्स ए कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, कॉमन तो निकालना आता है ना, और प्लस आ जाएगा पी नॉट बी। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमें पता चल गया कि यहां से तो ये आ रहा है। अरे ओबीएस कैसे काम करना बंद कर दिया। चलिए, तो यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे जल्दी से पूछेगा, बताएगा। तो बीच में कई बार लगता है ऐसा, क्योंकि आप लोग तो जवाब देते नहीं हैं, तो एक बार अभी मुझे बता दो बच्चों, फिर बाद में पूछने को नहीं मिलेगा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? बाद में फिर आपको क्लास में ही पूछ लो ना यार, क्लास में आपको फैसिलिटी दी गई है तो पूछिए। तो यहां पर देखो हमें पता चल गया पी टोटल इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया है। यहां से हमने क्या किया, ये रख दिया। तो ये आपके लिए किसके लिए, ये हमारे पास ए के लिए है, यानी एक्स ए की टर्म्स में। एक्स बी की टर्म्स में भी तो लिख सकते हो। क्या आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और प्लस क्या आ जाएगा पी नॉट ए। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। देखो दोनों का स्लोप क्या है, यहां पर भी देखो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस एम, और यहां पे x डैश प्लस सी डैश। दिख रहा है ना साफ साफ। देखो ये स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, इसका स्लोप अगर m था तो ये माइनस m है। दिख रहा है ना साफ साफ। यानी अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, यानी दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते, दोनों एक साथ नहीं घट सकते। याद रखना है, अगर यहां पर हमारे पास x से बढ़ेगा तो x भी घटेगा, और अगर x भी बढ़ेगा तो x से घटेगा, क्योंकि दोनों का समेशन तो यूनिटी है। क्लियर है ना बात, बिल्कुल। तो अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले a के लिए, किसके लिए, फॉर a के लिए बात करते हैं। तो a के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, a के लिए मेरे पास आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा pa और यहां पे आ जाएगा xa। तो हमने प्लॉट किया तो हमारे पास ग्राफ कैसा आ जाएगा, लाइन सेगमेंट आ जाएगा। कभी आप सोचो कि ये इनफाइनाइट लाइन आ जाएगी, नहीं, सेगमेंट आएगी। ये पी नॉट ए तक ही जाएगा बस, इससे ऊपर नहीं हो सकता ये। अगर मैं पी बी के लिए बात करूं, फॉर बी के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बच्चों बताओ जरा एक बार। अगर मैंने बी के लिए बात की तो यहां पर क्या आ जाएगा, पी बी। यहां पे एक्स भी लिया मैंने, तो पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो ये वाला कर्व आ जाएगा, ये भी, ये देखिएगा, ये भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक्स बी यहाँ पे पी नॉट बी या पी नॉट ए, कभी ये जो स्लोप है, यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, ये स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट ए। यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पी नॉट बी। स्लोप कितना आ जाएगा, पी नॉट बी आ जाएगा। क्लियर है बात, बिल्कुल। अगर हम सॉल्यूशन के लिए लेकर चलें तो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। चलो जी, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। चलिए सॉल्यूशन के लिए प्लॉट करते हैं, इसमें तो मजा आएगा भाई, ये तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो यहां पर मैंने एक जगह ले लिया b और एक जगह मैंने ले लिया a। तो यहाँ पे x a क्या हो जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पे x b क्या हो जाएगा मेरे पास 1, यहाँ पे x b क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x a क्या हो जाएगा 0। मतलब ये प्योर सॉल्यूट है, ये प्योर सॉल्वेंट है, दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो दोनों को ले सकते हैं। तो देखो जरा एक बार, इधर से इधर आते हुए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लगातार बढ़ेगा, ऐसे आएगा ग्राफ। ये क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स से लगातार बढ़ रहा है तो ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। ये वाली वैल्यू तो पी नॉट ए होगी ना, आप कोऑर्डिनेट्स निकाल के देख लो ना इसमें, ठीक है। एक्स ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। तो यहां पर हमने वेपर प्रेशर ऑफ ए लिया है, यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिया है, यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ बी लिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी के लिए अगर बनाऊं तो ग्राफ, बी के लिए देखो, बी के लिए भी ऐसा ही कुछ लाइन आएगी, बी के लिए ऐसी लाइन आएगी, ये इधर को बढ़ेगा, ये इधर को बढ़ेगा, ठीक है ना। जब x से बढ़ेगा तो pa बढ़ेगा, जब x भी बढ़ेगा तो pb बढ़ेगा। तो ये वाली लाइन क्या आ जाएगी, pb इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बताओ जरा एक बार, बात क्लियर है? आप ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी पी नॉट बी। तो आप प्लीज नोट कीजिए, ये वाली लाइन किसको डिनोट करेगी,
ये वाली लाइन डिनोट करेगी पीएस को, पीएस इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ये कैसे पता चला हमें ये लाइन डिनोट करेगी? देखो जब हमारे पास एक्स ए की वैल्यू 1 रखोगे आप, कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में। देखो एक्स ए की वैल्यू 1 रख के देखो, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए आ जाएगा। इसका मतलब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो 1 हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट पी नोट ए हो जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया x1 y1। दूसरे में देखो जब एक्स बी की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी आ जाएगा। तो ये आ गया x2 y2। 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ एक ही लाइन होती है, तो लाइन खींच दो, वो क्या आ जाएगा? पी एस आ जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारे पास पी एस है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास B के लिए लाइन है, ये हमारे पास A के लिए लाइन है। जो A की तरफ बढ़ रही है वो A के लिए लाइन है, जो B की तरफ बढ़ रही है वो B के लिए लाइन है, और जो P नोट A को P नोट B से कनेक्ट करेगी वो क्या है? PS है। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? मैथमेटिकल है ये, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, इसमें कुछ भी दूर दूर तक रटने का नहीं है। 110% ये सारी चीजें समझने की हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए, मैं उधर भी स्क्रीन पे ध्यान दे रहा हूं आपके कमेंट्स पे। तो चलिए यहां तक देखिएगा, राउल्स लॉ के लिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मुझे जल्दी से बताओ कि सर ये बात हमें समझ में आ चुकी है क्लियरली। एक बार लेट मी हैव सम वाटर, आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि सर बात क्लियर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? लेट मी हैव सम वाटर। तब तक आप मुझे सोच के बताएं, सोच लें, समझ लें, फिर बताइए। चलिए पानी को इधर ही रख लेते हैं, इस बार गर्मी बहुत है भाई। तो शुरू करते हुए नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं, अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, सब लोग। हमारे पास फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए ब्रैकेट में पी नॉट ए इज इक्वल टू, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग पी नॉट ए इज इक्वल टू 100 टॉर दे दिया है हमें। 100 टॉर प्रेशर की यूनिट होती है टॉर। एंड बी कंटेनिंग ए, पी नॉट ए दिया है और यहां पे पी नॉट बी भी हमें दे दिया है 400 टॉर, और यहां पे एक्स भी दिया हुआ है 0.25। ठीक है, फाइंड पीएस निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया थंब रूल याद रखना है। अगर आप थंब रूल याद ही नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थंब रूल कैसे याद रखना है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो भी डेटा दिया गया वो डेटा आपने याद रखना है। तो डेटा याद रखेंगे, जो भी डेटा दिया गया सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे? डेटा यूज करोगे। सबसे पहले डेटा में देखिएगा हमारे पास पी नॉट ए हमें दिया हुआ है। पी नॉट ए हमारे पास कितना है? ये है 100 टॉर, हमें पता है पी नॉट ए 100 टॉर है। और एक्स ए हमें पता है कितना है हमारे पास। अगर एक्स भी 0.25 है तो ये हो जाएगा 0.75, क्योंकि दोनों को जोड़ के तो 1 ही आना है ना। पी नॉट बी हमारे पास कितना है बच्चे? 400 टॉर है। और हमारे पास पी एक्स बी की वैल्यू कितनी है? 0.25 रखो वैल्यू। तो हमारे पास पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आ गई इक्वेशन। वैल्यू पुट करो इसमें, राउल्स लॉ की इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो पी एस कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास पी नॉट ए 100 इंटू 3/4 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास पी नॉट बी कितना है? 400 इंटू 1/4। तो वैल्यू पुट कर लो। पॉइंट्स में कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, हो सके तो होल नंबर बना के डिवाइड मल्टीप्लाई करो, उससे गलतियों के चांसेस कम होते हैं। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा 75, ये आ गया 25 75, और प्लस यहां से कितना आ जाएगा? ये कटेगा तो 100, तो ये आ गया हमारे पास 100, तो ये आ जाएगा 175 टॉर। 175 टॉर इज द आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया।
आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, लेकिन आदत डालिए, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपको डेटा दिया गया है उस डेटा को यूज करने की आदत डालो। उस डेटा को यूज करने की आदत डालोगे तो फायदा होगा। अगर डेटा को यूज करने की आपने आदत नहीं डाली है, देयर विल बी प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हुए, इजी है बात बिल्कुल। दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बच्चों यहां पे, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ a solution of x and y, PS is given by PS is equal to 120 into XA plus 40. This PS is given by this. Find P naught A is equal to what एंड P नॉट B इज इक्वल टू वॉट। तो क्या करोगे आप, अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाए कि भाई हमारे पास PS इज इक्वल टू क्या है, PS इज इक्वल टू हमारे पास है 120 XA प्लस 40, कुछ भी दे सकता है वो। यहां पे इक्वेशन ऐसी बना के देगा, PS की टर्म में इक्वेशन दे देगा जिसमें एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा और कोई दो नंबर दे रखे होंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें पता है कि देखो क्वेश्चन को जब हम इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है कि PS हमारे पास क्या है बच्चे, बताओ जरा एक बार। PS इज इक्वल टू 120 इंटू XA है प्लस 40 है। तो यहां पे हमारे पास जब XA इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो PS इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A एंड दैट विल बी इक्वल टू 120 प्लस 40 दैट इज 160। पता चल गया हमें। और जब XA इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो PS इज इक्वल टू P नॉट B हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 40। क्लियर है बात बिल्कुल। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास देयरफॉर, हमें साफ साफ पता चल गया देयरफॉर P नॉट A इज इक्वल टू 160 एंड P नॉट B इज इक्वल टू 40। अगर समझ में नहीं आया हो बच्चों तो एक बार फिर से, जब x से 0 होता है तो P नॉट B आ जाएगा और जब x भी 0 होगा तो P नॉट A आ जाएगा। इसमें तो रॉकेट साइंस है ही नहीं। जब x भी 0 होगा तो x से 1 होगा ना, ये तो हमें मालूम है ना बच्चों। ये बात तो आप पल्लू में गांठ मान लीजिएगा, XA प्लस XB यानी काई A प्लस काई B इज ऑलवेज 1। तो इसे ही यूज कर रहे हैं हम लोग, काई A प्लस काई B इज ऑलवेज 1। हम इसे ही यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आसान है ना बात बिल्कुल। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, शक हो, सुबह हो तो मुझे जरा एक बार इत्तला करें ताकि मैं इसमें आगे मुब्तला हो जाऊं जल्दी से। तो ये इन वर्ड्स के ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत देना, ये उर्दू के तलफ़ुज़ आपको समझ में आएगा नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे वेपर फेज कंपोजिशन की। अरे भाई जब लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर वेपर भी तो होंगी, तो वेपर में A कितना होगा और B कितना होगा निकाल सकते हैं अपन, निकालते हैं। चलिए निकालिए जरा ध्यान से देखिएगा, लिक्विड कितना होगा, वेपर कितना होगा। तो यहां पर बात करेंगे किसकी, वेपर फेज कंपोजिशन की। वेपर फेज कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, वेपर फेज कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होने वाली है। तो वेपर फेज की कंपोजिशन देखो, ये हमने मान लिया हमारे पास लिक्विड है भाई, ठीक है मान लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमारे पास दोनों लिक्विड होंगे, ये हमारे पास लिक्विड है, दिख रहा है साफ साफ। ये हमारे पास यहां पे कुछ वेपर है उसकी, इसमें A भी होगा B भी होगा। यहां हमारे पास क्या है, दिस इज वेपर फेज, ये वेपर्स हैं, ये वेपर है। तो वेपर पता है, लिक्विड पता है। अब यहां से क्या होगा हमारे पास, यहां पे A का मोल फ्रैक्शन हमारे पास कितना है, लिक्विड में A प्लस B है, वेपर में भी A प्लस B होगा, दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं, अलग अलग क्वांटिटी होगी। तो यहां पे A का मोल फ्रैक्शन XA हो गया, B का मोल फ्रैक्शन XB हो गया। मैंने मान लिया यहां पे द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर B, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर्स B कितना, YA, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ये हमारे पास क्या आ गया, B इन वेपर फेज इज YB। तो यहां पे एक बार फिर से देख लीजिएगा, XA हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, YA हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर। सिमिलरली XB हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड, और YB हमारे पास क्या है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। इजी पीजी बात हो गई। अब ये तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, यूजिंग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डेल्टन्स लॉ यूज करो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि यहां पर क्या लगेगा, यहां पर वेपर के ऊपर आप क्या लगाओगे, ओनली डेल्टन्स लॉ। यहां पे क्या लगेगा, डेल्टन लॉ लगेगा, डेल्टन्स लॉ लगेगा। और यहां पे क्या लगेगा, लिक्विड के ऊपर क्या लगेंगे, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। याद रखिएगा, राउल्ट्स लॉ लगेगा, राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, लिक्विड के ऊपर राउल्ट्स लॉ लगाएंगे और वेपर के ऊपर डेल्टन्स लॉ लगेगा। गैस के ऊपर राउल्ट्स लॉ नहीं लग सकता और लिक्विड के ऊपर डेल्टन्स लॉ नहीं लग सकता, है ना। मजेदार चीजें देखो कितने, ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इन सारी चीजों की, तो ये बड़े आराम से आप लोग कर पाओगे। अब देखो, अगर यहां से डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्या होता है, डेल्टन्स लॉ हमारे पास होता है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा ना यार, बताइए जल्दी से, ये तो मोल कंसेप्ट में ही पढ़ा देते हैं। इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, पी टोटल कितना है, पीएस। मोल फ्रैक्शन किस में लेना है, वेपर फेज में लेना है। इसका मतलब हमारे पास पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई ए इंटू पी एस, और पी बी हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई बी इंटू पी एस। क्लियर है, वाई बी इंटू पी एस, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करते हैं वैल्यू पुट, चलो। तो यहां पर दोनों के दोनों को देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही बाद में आके कंफ्यूज करता है। हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें यहां पर मोल फ्रैक्शन लिक्विड का लेना है या मोल फ्रैक्शन वेपर का लेना है, बस यहीं पे पंगा हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड के बारे में अगर बात करें और मोल फ्रैक्शन वेपर के बारे में अगर बात करें तो दोनों अलग अलग है। लिक्विड के अंदर एक्सए से हमने डिनोट किया है, एक्सबी से डिनोट किया है, वेपर के अंदर हमने वाई बी और वाई ए से डिनोट किया है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां से आ जाएगा वाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए अपॉन पी एस। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फटाफट से बताइए। ये हमारे पास आप इधर से इधर लेकर जाएं तो ये देखिए पी नॉट ए और ये आ जाएगा हमारे पास पी एस, पी एस कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बात बिल्कुल, तो वाई ए आ जाएगा आपके सामने। सिमिलरली वाई बी निकालो, वाई बी भी हमारे पास सीधे मैनिपुलेट करना है, ये कितना आ जाएगा, पी बी अपॉन पी एस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी और प्लस क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। इजी पीजी है बात, ये तो हम डेराइव कर चुके हैं ना, पुरानी इक्वेशंस को मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो आसान हो गई बात बिल्कुल। तो यहां से याद रखना है, वाई ए ऐसे निकल जाएगा, वाई बी ऐसे निकल जाएगा, आसान बात बिल्कुल। अब इन दोनों में रिलेशन भी निकालने को बोल सकता है, डिवाइड करके इन दोनों में देखो, इक्वेशन 1 मान लूं, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लूं, तो इन दोनों में रिलेशन भी तो निकलवा सकता है। वो कैसे निकलवाएगा, आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं इस वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास 1 अपॉन वाई ए, उल्टा करके देखो, यानी हमने रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई ए इज इक्वल टू, देखो एक्स से एक्स से कट जाएगा, ठीक है ना, और पी नॉट बी अपॉन एक्स ए, पी नॉट बी, तो क्या आ जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इंटू 1 बाई एक्स ए, और प्लस क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए, ये आ गया। आप देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पी वाई क्यू है,
ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी PYQ है। मजेदार है बिल्कुल। देखो मैनिपुलेट करना सीधे इसको इधर से, तो मैनिपुलेशंस है और कुछ भी नहीं है इसमें। यानी आप सिंपल चीजों को अगर आप इधर से उधर करना है, उधर से उधर करना है, मैथमेटिक्स में जैसे करते हैं ना हम लोग, किसमें, कोनिक सेक्शंस में, के लोकस वाली प्रॉब्लम्स में स्पेशली यही करते हैं। तो यहां पर देखो हमें समझ में आ गया। यानी अगर मैं ग्राफ बना दूं यहां पर, अगर मैंने ग्राफ बना दिया किसका, ऐसे ही YB के लिए भी कर लोगे आप। यहां पे 1/YA निकाल लिया मैंने, यहां पे क्या हो गया 1/XA, हमें दिख रहा है x क्या है, तो यहां पे हमारे पास ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कुछ ऐसा यूं, और ये जो स्लोप है, ये जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा P0A माइनस P0B अपॉन P0A, ये आ जाएगा हमारे पास इंटरसेप्ट। और जो हमारे पास स्लोप आएगा, जो हमारे पास क्या आएगा स्लोप, स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा हमारे पास P0B अपॉन P0A, है ना मजेदार। तो ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं जेई में। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए जल्दी से, एक बार फिर से आपके कमेंट सेक्शंस की तरफ मूव करता हूं। तो उद्दीप्त, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज शेयर करें कि ये डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहां पर देखिएगा 1/YA 1/XA, इजी है बात बिल्कुल। कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो बच्चों तो इसे एक बार फिर से रीट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स आएगा, काफी मैनिपुलेशंस, डेरिवेशंस आएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार करोगे तो हैंडी हो जाएगा ये बिल्कुल, तब आपको बड़ा आसान लगेगा ये। देन यू विल रियलाइज कि ये बड़ा आसान चीज है, इसमें कोई दमखम वाली चीज है नहीं। तो यहां से एक चीज और भी नोट कर लेना, फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स, याद रखेगा फॉर न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल आप करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल आप करेंगे, न्यूमेरिकल्स याद रखेगा 1/PS इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास, यहां पे आ जाता है YA अपॉन P0A प्लस YB अपॉन P0B। ये बात जरूर याद रखिएगा, YB अपॉन P0B। न्यूमेरिकल्स के लिए सीधे सीधे आप ये फंडा यूज कर सकते हो, वहीं से डेराइव किया है। तो सारी चीजें डेरिवेशन नहीं करेंगे, कोई डेरिवेशन आपसे नहीं होता है, होमवर्क में दे रहा हूं, इसे डेराइव करके लाइएगा ताकि आपको पता रहे कि डेरिवेशंस अपन कैसे कर रहे हैं। आसान है बात बिल्कुल, क्लियर है। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे एक बार जल्दी से बता दो। तो यहां तक हमने अभी तक सारे डिस्कशंस किए हैं। किसी भी तरह का अगर कोई भी डिस्कशन आपको लग रहा है कि ये सर से गया है, सर ये तो सर बहुत डिफिकल्ट है, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई विल लेट यू नो कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। 2 4 10 प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, जरा एक बार आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन पे आ जाइए। तो यहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला एक, ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके सामने एथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, यहां पे मोल फ्रैक्शन हमें दे दिया गया C2H5OH, एंड वाटर आर मिक्स्ड टू obtain a solution in which mole fraction of water at equilibrium is 0.8 मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट है वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.8 if P0 ethanol is equal to 200 torr, P0 water is equal to कितना है हमारे पास, P0 water is 50 torr। Find YA is equal to YH2O, यानी वेपर फेज में H2O का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी से निकालिए। फाइंड YH2O, यानी YH2O का मतलब क्या है, वेपर फेज में फाइंड YH2O इज इक्वल टू व्हाट। आप जल्दी से निकाल के मुझे बताएंगे, मैं आपको टाइम दूंगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास लगभग आप मान के चलें कि आधा मिनट है, आधे मिनट में आप इसे निपटाइए। तो जल्दी से निपटाएं और बताएं मुझे कि क्या आंसर आएगा। चलिए, टाइम आपका, योर टाइम बिगिंस नाउ। तो सभी के सभी बच्चे फटाफट से मुझे करके बताएंगे इसमें कि क्या आएगा इसका आंसर।
तो देखो मजेदार चीजें ऐसे ही होती हैं, मजेदार चीजें ऐसे ही होती हैं। मैं मोबाइल में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो तब तक आप मुझे बताएं फटाफट से। चलिए 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 चलिए, हो गया बच्चे? चलिए देख लेते हैं कितने बच्चे आप में से सही जवाब दे पाएंगे इसका। देखो YA मुझे निकालना है, तो मुझे YA निकालना था। मुझे क्या निकालना था? यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाटर का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी ये दिया हुआ है हमें 0.8। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन लिक्विड कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी 0.2। ये हमें पता चल गया। हमें P0A, हमें PS दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? P0A, P0 भी दिया हुआ है, P0H2O, P0H2O हमें दिया हुआ है, दैट इज 50 टॉर, ये हमें दिया हुआ है। एंड P0 एथेनॉल भी हमें दिया हुआ है, दैट इज कितना है हमारे पास? 200 टॉर, ये हमें पता है। तो YA निकालना है, यानी Y एथेनॉल वाटर के लिए निकालना है ना, तो YH2O इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास XH2O इंटू P0H2O अपॉन नीचे आ जाएगा P0H2O माइनस P0 एथेनॉल, और क्या आ जाएगा? PA और PB रख रहा हूं मैं सीधे, ये A की जगह ये B की जगह, यहां पे आ जाएगा XH2O और प्लस आ जाएगा P0 एथेनॉल। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, यही है ना भाई। हमने क्या लिया है? हमने A की जगह क्या लिया है? वाटर, और B की जगह क्या लिया है हमने? एथेनॉल। यही तो किया है, सिंपल। तो कुछ भी इजी है ना, बिल्कुल। तो A की जगह हमने क्या किया है? वाटर ले लिया, B की जगह हमने एथेनॉल ले लिया, जिसको हम A और B मान रहे थे उनका नाम रख दिया, ठीक है ना। जैसे कोई घर में कोई नया मेहमान आने वाला होता है तो उसका नाम रखते हैं कि भाई लड़का होगा तो उसका नाम रखेंगे ये मधु रखेंगे, लड़का होगा तो उसका नाम अनुज रखेंगे। जस्ट लाइक दैट, हमने पहले A और B, बाद में जब पता चल गया, ठीक है ना, तो हमने उसका नामकरण कर दिया है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए यहां से हमारे पास YH2O निकालते हैं, कितना आएगा देखो जरा एक बार। XH2O कितना है? 0.8 इंटू 50 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 50, टेंशन नहीं लेनी है, ये पॉजिटिव ही आएगी क्वांटिटी। तो ये 50 माइनस दिस इंटू XH2O, तो ये हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास P0H2O 50 माइनस P0 ये 200 इंटू 0.8 और प्लस 200 आ जाएगा। करो जरा इसे, तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कितना? दिस इंटू दिस। तो ये जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, ये 40 आ गया ऊपर, 40 तो ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया हमारे पास? 200, तो 150, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 120 प्लस 200। तो वैल्यू पुट कर दी आपने, तो ये आ गया हमारे पास 40 अपॉन नीचे आ जाएगा 80, तो यहां से कितना आ गया? 0.5। तो दिस इज द आंसर। तो देखो ऐसे एनटीए क्वेश्चंस देता है जानबूझ के, तो याद रखिएगा। एनटीए को वैसे भी भसड़ मचाने की आदत है, तो याद रखना है कि ये इस टाइप की चीजें आपने याद रखनी है। तो यहां पर याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगी अगर आप इस तरह की अप्रोच लेकर चलते हो तो, ठीक है। तो यहां तक आपने किया, आज का हमने पूरा एजेंडा क्लियर, जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो सारे हमने कवर किए हैं। बाकी कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आए तो
तो वो मुझसे दोबारा से पूछेंगे, कल क्लास में रिकैप भी होगा, तो आप और हम कल फिर मिलते हैं क्लास में, कल फिर बात करेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, आगे बात होगी। कल से हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ के आइएगा, एजियोट्रॉप्स पढ़ के आइएगा क्या होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे तो काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और साथ में जो डीएससी दिया गया है उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व जरूर करने हैं। तो चलिए अब आप लोगों से कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।